तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं सोलंकी वंश का इतिहास, जिसमें मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं सोलंकी वंश का परिचय, सोलंकी वंश के ऐतिहासिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोतों में मैं अभिलेख तथा साहित्य दोनों की बात करूंगा और राजाओं के बारे में जैसे मूलराज, भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सोलंकी वंश का इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सोलंकी वंश का परिचय, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सोलंकी वंश की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अनेक मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें अग्निवंशीय मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार प्राचीन क्षत्रिय राजाओं की संतान मानते हैं। गुजरात के सोलंकी वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज के द्वारा की गई थी और मूलराज ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ में बनाई थी। सोलंकी वंश के राजा वैसे तो मूल रूप से शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु वह जैन धर्म के प्रति भी अपनी आस्था रखते थे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें सोलंकी वंश की, तो इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार उन्हें अग्निवंशीय मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार उन्हें प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं। लेकिन सोलंकी वंश के राजाओं के अभिलेखों के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने स्वयं को अग्निवंशी ही बताया है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि सोलंकी वंश के राजाओं के जो अभिलेख हैं उनमें उन्होंने स्वयं को अग्निवंशी बताया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 10वीं शताब्दी में मूल राज के द्वारा की गई थी सोलंकी वंश की स्थापना और इनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी अनहिलवाड़ में, जिसे आज पाटन के नाम से जाना जाता है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है। वैसे तो सोलंकी वंश की अगर बात करें तो ये मूल रूप से ये शैव धर्म के अनुयायी थे सभी राजा, लेकिन जैन धर्म में भी अपनी आस्था ये रखते थे। तो यहाँ पर ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। सोलंकी वंश के ऐतिहासिक स्रोत। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर। इसका सीधा सा मतलब है कि सोलंकी वंश का जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो उन स्रोतों की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अभिलेख की। वाड़नगर लेख। देखिए, वाड़नगर लेख, वाड़नगर को आधुनिक वड़नगर के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात के महसाणा जिले में है। और ये लेख कुमारपाल का लेख है और इसमें सोलंकी वंश की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है और ऐसा लिखा है कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वाड़नगर लेख में सोलंकी वंश की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। उज्जैन लेख। देखिए, उज्जैन लेख जयसिंह सिद्धराज का लेख है। उदयपुर लेख, उदयपुर लेख भी जयसिंह सिद्धराज का लेख है। चित्तौड़गढ़ लेख, चित्तौड़गढ़ लेख कुमारपाल का लेख है और इसमें कर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। जो कर्ण सोलंकी वंश के राजा थे तो उनके बारे में इस लेख में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वाड़नगर गुजरात के महसाणा में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है और चित्तौड़गढ़ भी राजस्थान में है। जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, क्योंकि वाड़नगर लेख और चित्तौड़गढ़ लेख के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य के माध्यम से भी आप सोलंकी वंश का इतिहास जान सकते हो। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ। ये प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसका ग्रंथ है? मेरुतुंग का ग्रंथ है ये। कीर्ति कौमुदी ग्रंथ। कीर्ति कौमुदी ग्रंथ किसका ग्रंथ है? सोमेश्वर का ग्रंथ है ये। कुमारपाल चरित ग्रंथ। कुमारपाल चरित ग्रंथ हेमचंद्र सूरी का ग्रंथ है और इसमें सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल के बारे में बताया गया है।
हसन निजामी के लेख। देखिए, हसन निजामी 12वीं और 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि एवं इतिहासकार थे। इनके लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं सोलंकी वंश के इतिहास को जानने के लिए, तो इसीलिए मैंने इनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है? केवल 2 ग्रंथों को याद रखना है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ और कुमारपाल चरित। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। तो अभी तो मैं बात कर रहा था अभिलेख और साहित्य दोनों की, तो दोनों में इनका इतिहास मिलता है सोलंकी वंश के राजाओं का। अब बात करते हैं सोलंकी वंश के राजाओं पर। मूलराज, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। मूलराज को गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है, गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, मूलराज को माना जाता है। मूलराज का शासनकाल संभवतः 940 से 995 ईस्वी के मध्य में था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है संभवतः 940 से 995। मैं अपने हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ आप सबको बताने की कि जितने भी हमारे देश में प्राचीन जो राजा हुए उनके शासनकाल निश्चित नहीं है, संभवतः है ये। अब बात कर रहा हूं मैं मूलराज की। यहाँ पे देखिए, मूलराज का ही शासनकाल कुछ इतिहासकार अलग लिखते हैं। कुछ इतिहासकार इनका जो शासनकाल लिखते हैं 975 से 995 ईस्वी के मध्य में, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 940 से 995 ईस्वी के मध्य में। इतिहासकार एक मत नहीं है, तो इसीलिए जितने ज्यादा इतिहासकार जिस शासनकाल को समर्थन करते हैं मैं उसी को यहाँ पे लिखता हूँ। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ये संभवतः है, निश्चित नहीं है। मूलराज ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ में बनाई थी, जिसे आधुनिक पाटन के नाम से जाना जाता है। मूलराज के बाद 995 से 1022 ईस्वी के मध्य में चामुंडराज, वल्लभराज और दुर्लभराज ने शासन किया, परंतु इनमें से कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। आपको ये याद रखना है कि मूलराज के बाद कौन कौन राजा हुए? चामुंडराज हुए, वल्लभराज हुए और दुर्लभराज हुए। इन्होंने मिलकर शासन किया था 995 से 1022 ईस्वी के मध्य में इन्होंने शासन किया था, लेकिन इनके बारे में ज्यादातर इतिहासकारों ने कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए मैंने भी केवल इनके नाम लिखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इनमें से कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था। मूलराज के बारे में आपको जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस इतना ही याद रखना है। भीम प्रथम, इनके बारे में बात करते हैं। भीम प्रथम का शासनकाल संभवतः 1022 से 1064 ईस्वी के मध्य में था। इनके शासनकाल की अगर बात करें तो कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल 1020 से 1062 ईस्वी के मध्य में लिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे संभवतः लिखा हुआ है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार 1022 से 1064 ईस्वी का जो शासनकाल है इसी को समर्थन करते हैं। भीम प्रथम के शासनकाल 1024-25 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, परंतु भीम प्रथम ने उसका मुकाबला नहीं किया और गुजरात छोड़ के भाग गया था। आपको ये याद रखना है कि भीम प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है 1024 या 25 में हुई थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था पर बाद में तोड़ दिया था। तो ये घटना किनके शासनकाल में हुई थी? भीम प्रथम के शासनकाल में हुई थी। और भीम प्रथम किस वंश के राजा थे? सोलंकी वंश के राजा थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भीम प्रथम के परम मित्र चेदी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण थे। दोनों ने मिलकर मालवा पर आक्रमण किया था, परंतु इसी आक्रमण के दौरान भीम प्रथम की मृत्यु हो गई थी। देखिए, जब मैं आपको चेदी का कलचुरी वंश पढ़ा रहा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको लक्ष्मीकर्ण के बारे में पढ़ाया था, तब भी मैंने इस बात की वहां पे चर्चा की थी। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। कर्ण, इनके बारे में बात करते हैं। कर्ण का शासनकाल संभवतः 1064 से 1093 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1064 से 1093 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था, लेकिन संभवतः निश्चित नहीं है।
कर्ण के बारे में जानकारी कुमारपाल के चित्तौड़गढ़ लेख में मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो चित्तौड़गढ़ का लेख है, और ये किसका लेख है, आपको ये याद रखना है, ये कुमारपाल का लेख है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, कर्ण की जानकारी मिलती है, जो राजा कर्ण थे सोलंकी वंश की। तो इनकी जानकारी इसी लेख में मिलती है। कर्ण ने कर्णावती नामक नगर को बसाया था और वहां पर कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण सागर झील का निर्माण भी करवाया था। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखिए, कर्णावती नामक नगर को किसने बसाया था, कर्ण ने बसाया था, और वहां पर कर्णेश्वर मंदिर और कर्ण सागर झील का निर्माण भी करवाया था। तो ये कर्णावती नामक नगर, आधुनिक इसका नाम क्या है, देखिए आधुनिक इसका नाम है अहमदाबाद, जिसे हम जानते हैं अहमदाबाद के नाम से, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध शहर है। तो इसी का प्राचीन नाम कर्णावती था अहमदाबाद का, लेकिन एक नाम और था अहमदाबाद का प्राचीन, जिसे असावल के नाम से जाना जाता है। तो असावल या कर्णावती अहमदाबाद के प्राचीन नाम है। अहमदाबाद नाम तो ये सुल्तान अहमद शाह के नाम पर पड़ा है। इसकी चर्चा मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर करूंगा। तो यहाँ पे आपको ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। कर्ण ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ में कर्ण मेरू नामक एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको ये याद रखना है कि अनहिलवाड़ में कर्ण मेरू नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कर्ण ने करवाया था। और अनहिलवाड़ को आज क्या कहा जाता है, पाटन कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और डिटेल में इन सब के इतिहास जानने हैं, तो नीचे वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप इनका डिटेल में इतिहास पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने केवल उन टॉपिक को लिखा हुआ है जो टॉपिक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं की मैंने यहाँ पर चर्चा की है। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, तो आप वहां से जाके इनके बारे में पढ़ सकते हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो विवादित हैं, जिसे मैं यहां बोल नहीं सकता, लेकिन वहां पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। जयसिंह सिद्धराज, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये सोलंकी वंश के सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा माने जाते हैं। जयसिंह सिद्धराज का शासनकाल संभवतः 1093 से 1143 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1093 से 1143 ईस्वी के मध्य में किसका शासनकाल था, जयसिंह सिद्धराज का शासनकाल था। जयसिंह सिद्धराज ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि अवंतीनाथ की उपाधि किसने धारण की थी, जयसिंह सिद्धराज ने की थी। जयसिंह सिद्धराज शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु जैन धर्म के प्रति भी आस्था रखते थे। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इनको जैन धर्म का समर्थक भी बताया है। देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये सिद्धपुर कहाँ है। सिद्धपुर गुजरात के पाटन जिले में है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सिद्धपुर में ही रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, जयसिंह सिद्धराज ने। और अनहिलवाड़ जो जयसिंह सिद्धराज की राजधानी थी, वहां पे सहस्त्र लिंग नामक मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, जयसिंह सिद्धराज ने ही करवाया था। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और जयसिंह सिद्धराज के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वेबसाइट की, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। कुमारपाल, इनके बारे में पढ़ते हैं। कुमारपाल का शासनकाल संभवतः 1143 से 1172 ईस्वी के मध्य में था। तो इनका शासनकाल 1143 से 1172 ईस्वी के मध्य में था। कुमारपाल के शासनकाल की जानकारी हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखे गए कुमारपाल चरित ग्रंथ में मिलती है। तो आपको ये याद रखना है, मैंने शुरुआत में इसकी चर्चा की थी कुमारपाल चरित ग्रंथ की, और इसकी रचना किसने की थी, हेमचंद्र सूरी ने की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कुमारपाल जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु कुछ इतिहासकार उन्हें शैव धर्म से संबंधित मानते हैं। देखिए, जितने भी सोलंकी राजा हुए वो मूल रूप से तो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन मैंने इस बात की शुरुआत में ही चर्चा की थी कि वो जैन धर्म में भी अपनी आस्था रखते थे। कुमारपाल का विवाह चौहान वंशी की राजकुमारी जलहणा देवी के साथ हुआ था।
ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जलहणा देवी के साथ किसका विवाह हुआ था? कुमारपाल का विवाह हुआ था। कुमारपाल जयसिंह सिद्धराज के मंत्री उदयन के पुत्र थे। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि जयसिंह सिद्धराज के एक मंत्री थे जिनका नाम था उदयन, तो उन्हीं उदयन के ये पुत्र थे कुमारपाल। क्योंकि जयसिंह सिद्धराज को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इनको राजा बनाया गया था। अजयपाल, इनके बारे में पढ़ते हैं। अजयपाल का शासनकाल संभवतः 1172 से 1176 ईस्वी के मध्य में था। अजयपाल ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए, ये आपको याद रखना है कि परम माहेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? अजयपाल ने धारण की थी। हेमचंद्र के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार अजयपाल ने कपारदिन के कहने पर अनेक जैन मंदिरों को तोड़ दिया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कपारदिन कौन थे? कपारदिन अजयपाल के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के कहने पर अजयपाल ने जैन मंदिरों को तोड़ दिया था, क्योंकि ये जैन धर्म के समर्थक नहीं थे। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं और ये वैदिक धर्म तथा शैव धर्म के कट्टर समर्थक थे। कौन? अजयपाल। और इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है? इस बात की जानकारी मिलती है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में मिलती है, और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मूलराज द्वितीय, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। मूलराज द्वितीय का शासनकाल संभवतः 1176 से 1178 ईस्वी के मध्य में था। मूलराज द्वितीय के शासनकाल की बागडोर उसकी माता नायिका देवी के हाथों में थी। आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि मूलराज द्वितीय के जो शासनकाल की बागडोर थी, तो वो उनकी माता नायिका देवी के हाथों में थी। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के पास पराजित किया था। तो आपको यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बस इतना ही याद रखना है मूलराज द्वितीय के शासनकाल से। अब पढ़ते हैं भीम द्वितीय के बारे में। भीम द्वितीय को सोलंकी वंश का अंतिम राजा भी माना जाता है, क्योंकि इनके बाद कौन कौन से राजा हुए इसकी जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है, इसीलिए इतिहासकारों ने भीम द्वितीय को ही सोलंकी वंश का अंतिम राजा माना है। भीम द्वितीय का शासनकाल संभवतः 1178 से 1239 ईस्वी के मध्य में था। भीम द्वितीय को भोला भीम भी कहा जाता था, क्योंकि उनके ही शासनकाल में उनके ही मंत्री लवण प्रसाद ने गुजरात के दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना वघेल वंश के नाम से कर ली थी। आपको ये याद रखना है कि भीम द्वितीय को भोला भीम भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था लवण प्रसाद। तो लवण प्रसाद ने क्या किया था कि गुजरात के दक्षिण में एक बघेल वंश के नाम से एक नए राज्य की स्थापना कर ली थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भीम द्वितीय को सोलंकी वंश का अंतिम राजा भी माना जाता है, लेकिन इस पे इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भीम द्वितीय के बाद भी कई राजा हुए सोलंकी वंश में, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहास उपलब्ध न होने के कारण कुछ इतिहासकारों ने भीम द्वितीय को ही अंतिम राजा माना है सोलंकी वंश का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1197 ईस्वी में कुतुब उद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ में खूब लूटपाट मचाई थी। 1297 से 1299 ईस्वी के मध्य में अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नुसरत खान और उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया, और उस समय गुजरात में वघेल वंशी राजा कर्ण का शासन था। परंतु कर्ण गुजरात छोड़ के भाग गया था और संपूर्ण गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। आपको ये याद रखना है कि 1297 से 1299 ईस्वी के मध्य में, क्योंकि कुछ इतिहासकार 1297 लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 1298 लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार 1299 लिखते हैं कि 1298, 97, 99 इस तरह का अपना वो समय लिखते हैं कि इस समय अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना नायक थे जिनका नाम था नुसरत खान और उलुग खान, तो उन्होंने गुजरात पे आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात के जो राजा थे बघेल वंशीय राजा थे जिनका नाम था कर्ण, तो कर्ण ने
नुसरत खान और उलुग खान का कोई सामना नहीं किया था और वो गुजरात छोड़ के भाग गया था और पूरे गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। और अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वेबसाइट की, तो वहां से जाके आप और डिटेल में इनके इतिहास को पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।